Yes, good morning everyone. Today we are going to complete our chapter 2, है ना? आज हम अपना chapter 2 complete करेंगे and the last topic is remaining, that is the administration of the empire. कि चोला empire का administration कैसे कैसे उसको संभाला गया, क्या-क्या king ने जो है चीजें करी, कैसे अपने जो है empire को manage किया, handle किया, वो हम इस topic में आज last के topic में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, है ना? तो ये डायनेस्टीज में हमने पढ़ा था कि जो किंग है वो अपने अंडर में समंताज और सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करते हैं बिकॉज एम्पायर बहुत ही वास्ट होता है, तो हर जगह जो है किंग नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने क्या किया था, अपने अंडर में वॉरियर चीफ या समंताज और सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट किए थे जो उस पर्टिकुलर रीजन का ध्यान रखते थे या पर्टिकुलर एरिया का ध्यान रखते थे। बट धीरे धीरे क्या हो गया था, उसके बाद समंताज जो है अपने आप को महासमंताज मानने लगे बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा पावर एंड वेल्थ आ गया था, है ना? तो इस वजह से क्या हुआ था, वो उनमें जो समंताज हैं वो उनमें चेंजेस आने लगे, उनमें लालच आने लगा और भी चीजों का। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था राष्ट्रकूटा एंड दत्तिन दुर्गा वाला, है ना? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी और दत्तिन दुर्गा जो थे उसमें सब ऑर्डिनेट थे या समंताज थे, तो उन्होंने सारा जो है किंग के पहले वो किंग के अंडर में वर्क करते थे, बट कैसे उन्होंने जो है सारा सब कुछ अपने अंडर में कर लिया, वो चीज हमने इसमें पढ़ी थी। देन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है राजा को अपनी पावर डिवाइड करनी पड़ती है ना? क्यों क्यों डिवाइड करनी पड़ती है? ताकि उनको जो उसकी बजाय रिसोर्सेज मिले, और रिसोर्सेज की उनको क्यों नीड थी? ताकि वो अपने किंगडम को अच्छे से ऑपरेट कर सके, है ना? देन उसके बाद हमने प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था। प्रशस्तीज क्या होती हैं? जिसमें राजा के बारे में लिखा हुआ होता है, यानी कि उसमें वो चीजें लिखी हुई होती है जो राजा अपने बारे में लिखवाना चाहते थे। देन ये प्रशस्तीज जो थे ब्राह्मण लोग लिखते थे, है ना? ब्राह्मण उनको फिर क्या मिलता था, किंग जब है इतना खुश हो जाते थे उनकी प्रशस्तीज देखकर कि उन्होंने इतना अच्छा अच्छा लिखा है उनके बारे में, तो उनको क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, उनको गिफ्ट देते थे। गिफ्ट में वो लोग क्या देते थे, उनको लैंड देते थे, किनको? ब्राह्मण्स को। देन व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द वॉरफेयर फॉर वेल्थ। हमने वॉरफेयर फॉर वेल्थ की, वॉर होते थे किसके लिए? वेल्थ के लिए, रिसोर्सेज के लिए, पावर के लिए। हर लोग सब जो किंग है अपना एम्पायर, अपना जो रीजन है उसको इंक्रीज करना चाहते थे, तो इस वजह से क्या होती थी, उनके बीच में लड़ाइयां होती थी, वो लोग लड़ाई करते थे जस्ट टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड टू कैप्चर देयर रिसोर्सेज। तो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे अबाउट द वॉरफेयर फॉर वेल्थ, जिसमें हमने पढ़ा था ट्राई पार्टी स्ट्रगल, जिसमें 3 जो डायनेस्टीज थी वो लड़ाई करती हैं आपस में फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज। देन अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी की, मोहम्मद गजनी जो थे वो बहुत से अटैक उन्होंने किए, एटलीस्ट 17 टाइम्स उन्होंने अटैक किया, हर साल वो अटैक करते थे। मोस्ट ऑफ द जो उनके अटैक्स थे वो उनका टारगेट क्या रहता था, टेम्पल्स पे रहता था, क्योंकि उस टेम्पल में ही जो है बहुत सारी वेल्थ वगैरह प्रेजेंट होती थी। तो उसमें एक एग्जांपल हमें दिया है कि सोमनाथ जो टेम्पल था उन्होंने भी, वहां पे भी जो है मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था, जो आज के टाइम में भी फेमस है गुजरात में। देन सेकंड हमने पढ़ा था पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गौरी, कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में भी जो है बैटल हुआ था, वॉर हुआ था वेल्थ के लिए। पृथ्वीराज अपना जो एरिया है, अपना जो रीजन है उसको एक्सपेंड करना चाहते थे, बट मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने उसको अपोज किया था, है ना? और चालुक्यास से भी उन्होंने मतलब उनके 2 कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, एक तो चालुक्यास के साथ और एक जो है मोहम्मद गौरी के साथ। तो जब मोहम्मद गौरी के साथ जब उनका जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वॉर में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, फिर सेकंड टाइम में वापस से जो है मोहम्मद गौरी ने उन पर अटैक किया था, तो तब कौन जीता था? तब मोहम्मद गौरी जीते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था अभी के चैप्टर में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने चोलास के बारे में पढ़ा था, है ना? चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि चोला एम्पायर जो है कैसे स्टेब्लिश हुआ था। देन वहां पे जो फेमस जो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे वो कौन थे? राजा राजा वन थे। देन उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो बहुत सी जगह पे एक्सपेंड किया, अपना कंट्रोल बढ़ाया, अपने एरियाज को इंक्रीज किया। फिर उनके जो सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी जो है उनकी पॉलिसीज फॉलो करी, उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे जीत हासिल करी। प्लस उनको एक टाइटल दिया गया था गंगई कोंडा, है ना? वो क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने गंगा वैली के आसपास भी जो है हमला बोल दिया था या उसको दावा बोल दिया था, है ना? तो इसलिए जो है उनका जो टाइटल है उनको गंगई कोंडा का टाइटल भी दिया गया।
ओके। देन हमने क्या पढ़ा था इसमें कि और भी बहुत चीजें उन्होंने करी थी, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए थे, है ना। और वहां पे हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वगैरह भी देखने को मिले थे। तो वहां पे जो तो हमें वहां पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर वगैरह भी देखने को मिले थे, ब्रॉन्ज की इमेजेस वगैरह भी देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो चोला एम्पायर के एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में भी पढ़ा था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। प्लस वहां पे क्या हुए थे, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर कर दिए गए थे। ठीक है, देन वहां पे जो लैंड है उनको लेवल कर दिया गया था और बहुत ज्यादा नंबर पे वहां पे एग्रीकल्चर होने लगा। और वहां पे साल में 2 तरह की क्रॉप्स उगती थी या ग्रो करी जाती थी। फिर ये कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज हैं जिनके लिए उन्होंने डैम्स, वेल्स, कैनाल्स वगैरह बनाए थे इन केस ऑफ नो रेनफॉल, है ना। देन अब हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। हमने इतना सब कुछ एम्पायर के बारे में, चोला एम्पायर के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ था। ठीक है, यानी कि वहां पे किंगडम तो सेटअप कर दिया, सब चीजें हो रही थी, बट वो हैंडल कैसे हो रहा था, कौन संभाल रहा था, कैसे संभाल रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क क्या था। अब बिकॉज किंग जो है वो सब जगह हर हर विलेज में नहीं जा पाता था, तो उसने क्या किया था, बहुत से लोगों को अपॉइंट किया था अपने अंदर में। ठीक है, तो बहुत से नंबर ऑफ पीपल जो है अपॉइंट हुए थे उस पर्टिकुलर एम्पायर को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो अब वो लोग यानी कि वो पर्सन कौन कौन से थे जो किंग को हेल्प करते थे मैनेजमेंट में, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट आप उनको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स क्या होता था, यानी कि वहां पे जो मैनेजमेंट जो हैंडल करते थे वो उर भी करते थे। अब उर में कौन आते थे, जो पीजेंट्स लोग होते थे वो आते थे। ठीक है, तो अब उर में क्या होता है, 8 to 10 पीजेंट्स, जैसे 8 to 10 जो पीजेंट्स है उनका जो ग्रुप बन गया उसको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था। ठीक है, तो 8 to 10 या 10 to 11 जो पीजेंट्स होते थे उनका एक ग्रुप बना दिया जाता था, जिनको ग्रुप ऑफ पीजेंट भी कह सकते हो आप। उर को आप व्हाट यू कैन से इज ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, है ना। देन उनका ग्रुप बनाते थे। ठीक है, तो उस ग्रुप को अब ये छोटे छोटे ग्रुप से मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते थे। जैसे एक ये ग्रुप हो गया, ठीक है, एक ये ग्रुप हो गया उर का, इसमें 8-10 लोग इन्वॉल्व हैं, है ना। हर एक में 8-10 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब इन इन हर एक ग्रुप ऑफ पीजन का भी एक ग्रुप बनाया जाता था। जैसे इसमें चार चार तरह के जो लोग ग्रुप आ गए उर के। ठीक है, तो इस पूरे एक ग्रुप को भी क्या बोला जाता था, नाडू बोला जाता था। क्या बोला जाता था, नाडू बोला जाता था। ये उर में तो ऑलरेडी 8 to 10 पीसेंट्स जो थे प्रेजेंट थे। फिर इनका पूरा एक ग्रुप बनाया जाता था, उर का एक ग्रुप बनता था जिसको हम क्या बोलते हैं, नाडू बोलते हैं। ठीक है, अब ये उर और नाडू का क्या काम होता था, आप एक और एग्जांपल से भी ले सकते हो कि एक विलेज है। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर विलेज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, उर बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मैंने 3-4 विलेजेस को अगर मिला दिया तो ये हर एक विलेज क्या है, उर ही है ना। अब मैंने इन तीनों चारों का एक ग्रुप बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये नाडू बन जाएगा। क्या बोलते हैं हम इसको, नाडू। तो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स यानी कि और अब इनका उर का भी ग्रुप अगर बन जाता है पूरा तो उसको हम नाडू बोलते हैं, या हम इसको ग्रुप ऑफ विलेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी विलेजेस हैं, आप ये मानो कि ये 4 विलेजेस हैं, इनका जो एक ग्रुप है उसको नाडू बोला जाता है। और ये जो विलेज है जो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उर नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों की बात करी गई है जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे हेल्प कर रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। एक तो है उर, ठीक है, जिसमें पीजेंट्स आते हैं, और नाडू यानी कि ग्रुप ऑफ पीजेंट्स या ग्रुप ऑफ उर या ग्रुप ऑफ विलेज भी कह सकते हो। अब इनका क्या काम क्या होता था, इनका काम होता था फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनको अच्छे से परफॉर्म करना, उनका ध्यान रखना। ठीक है, प्लस टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, मींस जस्टिस दिलाना लोगों को। सो प्रोवाइड करना, तो आप ये भी लिख सकते हो, डिस्पेंसिंग मींस प्रोवाइड। तो इन लोगों का क्या काम था, एक तो कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का काम था, प्लस लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। तो ये किसका काम था, उर और नाडू का काम था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, पीजेंट्स की हेल्प करते थे, उनको ये देखने में कि वो अच्छे से सारे फंक्शंस जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लस उनका काम था उन लोगों के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो जस्टिस प्रोवाइड कराना। प्लस उनका और क्या काम था, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना।
सो एक ग्रुप तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया किंग को, वो तो हो गए उर एंड नाडू। नाउ नेक्स्ट इज वेलाला कास्ट। अब ये वेलाला कास्ट क्या होती है? तो ये पीजेंट्स ऑफ जो वेलाला कास्ट के जो लोग होते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। यानी कि जो वेलाला कास्ट के जो लोग होते हैं, इनका क्या काम होता है? ये इनका एग्रीकल्चर, ये एक तरह से एग्रीकल्चर पीजेंट्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रूलर है वो क्या करता था? रिसोर्सेज लेता था, यानी कि जो इतना क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसका कुछ जो है एज अ टैक्स के फॉर्म में भी वो लोगों से लेता था। तो ये वही लोग हैं, ये वही कास्ट के लोग हैं या वही एग्रीकल्चर पीजेंट्स हैं जिनसे जो है किंग जो है टैक्स लेता था या रिसोर्सेज लेता था। ठीक है, तो ये जो थे रिच पीजेंट्स थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी सोसाइटी में। ठीक है, ये राजा के रिलेटिव्स नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे? एग्रीकल्चर पीजेंट्स थे। क्योंकि राजा ने इनके साथ पावर डिवाइड करी होती है, और पावर डिवाइड करी होती है तो राजा को मतलब इन लोगों को कुछ ना कुछ टैक्स जो है पे करना पड़ता था। तो इनके पास कुछ पावर और कुछ वेल्थ भी थी, तो ये क्या करते थे? बहुत से चीजों पे जो है कंट्रोल करते थे। जैसे नाडू के लेके कुछ प्रॉब्लम्स या अफेयर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर इनका कंट्रोल था। ठीक है, तो ये वही बात है कि राजा सब जगह नहीं पहुंच पाता था, तो राजा ने अपने अंडर में कुछ पीजेंट्स अपॉइंट करे थे, है ना? तो ये भी उनमें से वही थे। तो वेलाला कास्ट जो थे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे एक सोसाइटी में। ठीक है, और इनका काम क्या था? ये हर चीज में मतलब जो नाडू के कोई भी पीजेंट्स की प्रॉब्लम होती थी, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज में कुछ होता था, तो ये उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, सुपरविजन रखते थे, अपना पूरा उनके ऊपर ध्यान रखते थे। ठीक है, देन द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल। तो उन्होंने क्या किया? कुछ रिच लैंड ओनर्स जो चोला के किंग थे, ठीक है, उन्होंने अपना वर्क जो है डिवाइड कर दिया था सब में। तो उन्होंने कुछ जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको कुछ टाइटल, उनको एक नाम दिया, मुवेंदा वेलन। अब ये मुवेंदा वेलन क्या होता है? मुवेंदा वेलन में क्या करते हैं? इसमें इसमें जो लोग इंक्लूड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम क्या होता है कि इनका काम ये होता है कि एक तो ये जो टेम्पल्स के लिए ग्रांट देते थे, यानी कि जिनको टेम्पल्स के लिए कुछ चीजें मिल रही है, ठीक है, या जैसे लैंड ग्रांट मिल रही थी लोग ब्राह्मण्स को, तो वैसे इनका काम क्या होता था? जो इनको ग्रांट्स मिल रही है टेम्पल को, उसको ध्यान रखना, लोगों को अच्छे से चीजें पे करना, यानी कि रिसोर्सेज जो है सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और क्या काम होता था इनके? जो आसपास के एरिया के जो समंताज होते थे उनको जो आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनको आपस में पीसफुल बनाए रखना कि वो और लड़ाई ना करें। क्योंकि चोला एम्पायर बनने के बाद भी जो है वो जो रीजन है, जो एम्पायर है, वो समंताज एंड सबऑर्डिनेट्स में तो डिवाइड हुआ ही था ना। तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुवेंदा वेलन का इन लोगों का यही काम होता था कि वो लोग ध्यान रखें। ठीक है, और इन्होंने क्या अपॉइंट किया था? एक अरायर, एक चीफ अपॉइंट किया था। ठीक है, उनका भी काम यही था कि वो पूरा जैसे जो समंतास वगैरह हैं उन लोगों का चीफ, मतलब हर एक एरिया का उन्होंने एक चीफ बना रखा था कि उस पर्टिकुलर विलेज में कुछ भी हो रहा है तो वो उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन एक्सेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड। अब ये जो है पूरा इनको जो किंग ने जब इनको बनाया था ये सब चीजें, तो इनपे एकदम इनको इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको सारी जो चीजें सौंपी गई थी। ठीक है, तो अब जो किंग ने है किस कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया था? एक तो उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, देन नाडू, देन कुछ वेलाला कास्ट यानी कि एग्रीकल्चर पीजरी थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने और कुछ रिच लैंड ओनर्स को अपॉइंट किया था, बिकॉज बहुत सारी विलेजेस, बहुत सारे एम्पायर्स थे, है ना? तो सब जगह का ध्यान रखने के लिए उन्होंने किसी ना किसी को, जैसे आज के टाइम में आप देखोगे हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ना? जैसे कलेक्टर भी है, तहसीलदार भी है, देन लैंड ओनर्स भी हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो उस टाइम पे भी राजा ने जो है हर चीज को अच्छे से डिवाइड किया था कि इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान आप रखोगे, इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान आप रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से राजा ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चोला एम्पायर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। और कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व थे इसमें? ठीक है, वी हैव सीन द ब्राह्मण ऑफन रिसीव द ग्रांट्स और ब्राह्मण्य। हमने पढ़ा था कि जब उसको ब्राह्मण को ग्रांट्स दी जाती है, यानी कि वो लैंड जब दिया जाता था एज अ गिफ्ट, तो उसको हम ब्राह्मण्य बोलते हैं। ठीक है, जब ब्राह्मण को जब प्रशस्ति लिखने पे लैंड ग्रांट किया जाता था तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण्य बोलते हैं। अब ये जब उनको
सब प्रोवाइड किया जाता था लैंड्स वगैरह, तो उनका ध्यान कौन रखता था? कहीं ब्राह्मण उस लैंड का मिसयूज तो नहीं कर रहे, कहीं वो ऐसे ही कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोसेस तो नहीं कर रहे, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोसेस कर रहे हैं तो वो अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या ऐसे ही उन्होंने कहीं छोड़ दिया है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए भी, यानी कि जो भी ब्राह्मण को ग्रांट्स मिली थी, जो लैंड का ग्रांट्स मिला था, उन सब का ध्यान रखने के लिए भी उन्होंने एक मतलब सभा बनाई थी। ठीक है, तो हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई उनके ऊपर उनका हेड हुआ करता था। तो सेम विधि, अगर ग्रांट ब्राह्मण को कुछ लैंड ग्रांट मिल रही है तो वो उसका अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसका ध्यान भी कौन रखते थे? उसके लिए भी उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट किए थे। ठीक है, तो वो सभा के लोग उसमें आते थे। अभी सभा के लोग कौन से होते थे? जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर होते थे। ठीक है ना, जो बहुत अच्छे अच्छे लैंड ओनर्स लैंड होल्डर्स होते थे, जिनको पूरा नॉलेज था, जिनके बारे में लोगों को सब पता था। ठीक है, या जिनको पूरा अच्छे से नॉलेज था कि भाई इस तरीके से जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसी तरह इनके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए एक जो है पर्सन, यानी कि एक जो सभा है वो बनाई गई। ठीक है, जस्ट टू लुक आफ्टर द ब्राह्मण, यानी कि जो उनको लैंड ग्रांट मिली है उसका ध्यान रखने के लिए। नाउ ये जो चीजें हमें जानने को मिली है, ये हमें किससे जानने को मिली? हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है, चोला एम्पायर में। इसमें ये सब हमें चीजें देखने को मिली, वरना हमें भी नहीं पता होता कि भाई जो चोला एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हुआ था। तो अगर ये सब चीजें हमें जानने को मिली है, और नाडू एंड वेलाला कास्ट के बारे में, या मुवेंदा वेलन के बारे में, है ना, या अराइयर के बारे में, तो ये सब हमें कहाँ से जानने को मिला? ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से जानने को मिला कि उस टाइम के पीरियड में इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, देन एक ग्रुप और है जिसके बारे में हमें लास्ट में बताया गया है, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। यानी कि जो ट्रेडर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते थे, उस ग्रुप को क्या बोला जाता था? नगरम्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। एक तो आपका ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि जो लैंड ग्रांट्स जो मिली जाती थी उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मादय। ठीक है, देन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को क्या बोला जाता था? नगरम्स। अब एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स में क्या होता था कि ऐसे लोगों का, ट्रेडर्स लोगों का ग्रुप होता था जिसमें वो सारा ट्रेडिंग फंक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होता था वो करते थे। ठीक है, और इनका क्या काम होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो टाउन के होते थे उसको भी हैंडल करते थे। So, Association of Traders is known as Nagrams, also occasionally perform administrative functions in town. तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे टाउन के अंदर। ठीक है, तो अब जो है हमने बहुत सारे ग्रुप के लोग पढ़े, इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जरूरत पड़ी थी, या चोला एम्पायर को बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि उर, ठीक है, देन हमने नाडू पढ़ा, देन मुवेंदावेलम पढ़ा, देन अरैयर, सभा एंड नगरम। यानी कि ये सब ग्रुप बनाए गए थे, ये सब लोगों की हेल्प ली गई थी एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, देन प्रिंसिपल के बाद इंचार्जेस होते हैं, देन टीचर्स होते हैं। तो आपका जो स्कूल का जो फंक्शन है वो पूरा इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, देन स्कूल मैनेजमेंट भी होता है, वो आपका सारा जो बाकी एजुकेशन के अलावा और जो काम होते हैं उनको भी देखती हैं, है ना। तो ऐसे आप देखोगे कि स्कूल का सिस्टम भी जिस तरह से डिवाइडेड है, वैसे ही चोला एम्पायर का भी ये सिस्टम इस तरीके से डिवाइडेड था। ठीक है, कि पीजेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो उरनाडु का होगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड या ट्रेडर से रिलेटेड जो वर्क होगा उनको क्या बोला जाएगा? नगरम के अंडर में लिया जाएगा। ब्रह्मादेव वाला कौन संभालेगा? सभा के लोग संभालेंगे। ठीक है, वो सभा में कौन कौन से लोग आते हैं? जो प्रोमिनेंट लैंड होल्डर होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस तरीके से जो है हमारा मतलब जो चोला एम्पायर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, अब बात ये आती है कि सभा में कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं और कैसे कैसे लोग आते हैं। तो ये भी हमें इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला था कि हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, कि हर कोई सभा का मेंबर थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है, आज भी इलेक्शंस होते हैं हमारे, देखते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी मेंबर है जो खड़ा हो जाता है अपने वोट के लिए, भाई कि मुझे ही वोट करो। तो उसकी उसको कुछ चीजें फुलफिल करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ, कि वो ऐसे ही नहीं मेंबर बन सकता, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आज के टाइम में तो ये सब देखा जाता है। अब उस टाइम में क्या होता था कि आपको अगर एक सभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सो ऑल दोस हु विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड।
कि वो एक लैंड का ओनर होना चाहिए, प्लस वो जो है टैक्स भी देता हो, ठीक है। देन उसका खुद का होम होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। देन उसकी एज जो है 35 to 70 के बीच में होनी चाहिए। देन उसके पास वेद के नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कैसे चीजों को हैंडल करना है उसको वो तरीके पता होने चाहिए, उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि उसको एक चीज में कैसे वर्क करना है, या उसको एक पर्टिकुलर अगर हम सिचुएशन में डाल रहे हैं किसी भी तो उसको उसको वो चीज को कैसे हैंडल करना है वो उसको पता होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपको एक मेंबर बनना है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. ठीक है। अब बहुत सारी कमिटीज होती है कि बहुत सारे ग्रुप के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जैसे अगर किसी को टेम्पल का ध्यान रखना है, किसी को गार्डन का ध्यान रखना है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ हेड मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 3 साल मतलब इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ कमिटी इन लास्ट 3 years, कि अगर आप किसी भी कमेटी के मेंबर रह चुके हो 3 साल तक, ठीक है, तो आप दूसरी कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनको गार्डन की कमेटी या मैंने इनको एक मेंबर को दे दिया कि आपको टेम्पल का सारा ध्यान रखना है, तो वो 3 साल तक अगर वही वर्क कर रहा है, टेम्पल कमेटी में खुद को इंक्लूड कर चुका है, तो वो दूसरी कमेटी में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि 3 साल उसने वहां काम किया है, तो इसलिए वो अभी दूसरी कमेटी में नहीं जा सकता। देन और कौन कौन है जो नहीं इंक्लूड हो सकते या एक्सेप्शंस क्या हैं? एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट, जिसने अपनी अकाउंट डिटेल यानी कि वो कितना टैक्स फिल कर रहा है, पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लस उसके जो रिलेटिव्स हैं वो पूरा प्रॉपर अकाउंट यानी कि टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स वहां पे सबमिट कराना, अपने बारे में तो करानी ही करानी है, प्लस अपने रिलेटिव्स की भी जो है इन्फॉर्मेशन सबमिट करानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप उस इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और अगर आप ये चीजें हैं तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें हमें इंस्क्रिप्शन जो थी चोला एम्पायर में हुई थी उसमें ये सब हमें पढ़ने को मिला था। अब कमेटी के लोग क्या होते हैं, मेंबर तो चूज कर लिए कि ठीक है ये मेंबर है, यहाँ से ये मेंबर है। अब उनमें से जीतता कौन था, वो कैसे करते थे? अभी जमाने में आप देखोगे वोटिंग वगैरह होती है कि जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो जीत गया, ठीक है। अब उस टाइम में क्या होता था, सबने अपने नेम्स इंक्लूड करवा दिए, खड़े भी हो गए, ठीक है। बट उस टाइम के टाइम में क्या होता था, वोटिंग नहीं होती थी, ठीक है। सभा का जो मेंबर है वो कैसे चूज किया जाता था, एक पाम लीफ ली जाती थी, ठीक है। उस पाम लीफ पे क्या होता था, उन लोगों के नाम लिखे जाते थे जो मेंबर्स जो है एलिजिबल होते थे, ठीक है, या उस कमिटी में इंक्लूड होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए खड़े होते थे, ठीक है। फिर उनके पाम लीव्स पे नाम लिख के उनको क्या किया जाता था, अर्दन पॉट के अंदर डाल दिया जाता था या किसी मटकी में डाल दिया जाता था। और हर एक कमेटी का जैसे अगर गार्डन की कमेटी के लिए किसी को अपॉइंट करना है, टेम्पल की कमेटी के लिए किसी को अपॉइंट करना है, तो हर एक कमेटी के लिए एक अलग अलग यंग बॉय होता था। जैसे अब ये एक अर्दनवेयर पॉट है, इसमें गार्डन कमेटी की टिकट्स है, यानी कि गार्डन कमेटी से रिलेटेड जितने भी लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। ये एक अर्दनवेयर पॉट है जिसमें टेम्पल कम्युनिटी से रिलेटेड जो है नेम्स है कि कौन जो है टेम्पल को हैंडल करना चाहता है, ठीक है। तो अब इन सब कमेटी के एक अलग अलग एक बॉय होता था, एक लड़का होता था हर एक कमेटी का, ठीक है। सब इसमें भी एक अलग बॉय, यंग बॉय को वो लोग रखते थे। अब वो यंग बॉय का क्या काम क्या होता था कि इसमें जो है बहुत सारी चिट्स डाल दी लोगों ने अपने अपने नेम की। तो अब ये क्या करेगा, ये यंग बॉय इस अर्दनवेयर पॉट में से एक चिट निकालेगा, एक बंदे का नाम निकालेगा। अब वो जिस भी बंदे का या जिस भी पर्सन का नाम होता है तो वो उस कमेटी का मेंबर यानी कि वो जीत जाता है। लॉटरी सिस्टम जैसे होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, उसको नहीं पता किसका नाम क्या है, वो जैसे एक पाम लीफ निकालता है, उसको जो नाम दिखता है तो दैट मीन्स ये जो गार्डन कमेटी का जो मेंबर है वो पर्सन बन जाएगा जिसकी ये चिट निकालेगा। सेम विद द टेम्पल कम्युनिटी, ठीक है। इसमें भी ये क्या करता है, अलग पर्सन होता है, अलग बॉय होता है, ये एक इसमें हाथ डालता है अर्दनवेयर पॉट में और चिट निकालता है, और जिस भी पर्सन का नाम आता है वो उस टेम्पल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। तो इस तरीके से वोटिंग सिस्टम ना होके ये आप कह सकते हो एक लॉटरी सिस्टम हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। तो these tickets were put into a earthenware pot from which a young boy was asked to take out the ticket one by one for each committee. हर एक कमेटी के लिए क्या होता था, जो है चिट निकाली जाती थी, लॉटरी सिस्टम किया जाता था, जिसका भी नाम आता था वो सभा की
या उस कमेटी के लिए वो मेंबर सिलेक्ट हो जाता था। तो इस तरीके से जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था चोला एम्पायर में। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एडमिनिस्ट्रेशन चोला एम्पायर का थोड़ा सा डिटेल था, आपको ध्यान रखना है। तो ग्रुप ऑफ पर्संस कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग क्या क्या करते थे, ठीक है, कैसे वो सब ऑर्गेनाइज करते थे, सभा में कैसे कैसे कमेटी के मेंबर्स वगैरह जो है अपॉइंट किए जाते थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।